नमस्ते दोस्तों, ये है महिंद्रा की बोलेरो नियो N10 टॉप मॉडल। इस गाड़ी को मैंने लगभग 6000 किलोमीटर 5-5.5 किलोमीटर चला लिया है। आज हम बात करेंगे इसकी जो मेजर प्रॉब्लम आती है इसको चलाने से या इसके पार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ जो एक बोलेरो नियो ओनर फेस करता है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो। तो सबसे पहले सामने से शुरू करते हैं। तो जो इसकी ये जो हेडलाइट्स हैं उसमें हेलोजन बल्ब दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि जब गाड़ी एकदम अंधेरे रास्ते या खुले रास्ते पे चलती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ी विजिबिलिटी इसकी कम है। और क्योंकि ये कि रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और लेडर ऑन फ्रेम व्हीकल है, तो अगर पीछे बहुत ज़्यादा लोड नहीं और हल्का फुल्का कीचड़ हो जाते हैं तो टायर तेज़ी से मूव करने लगते हैं और गाड़ी थोड़ा अनस्टेबल हो जाती है। पीछे वाले दरवाजे में एक प्रॉब्लम ये आती है कि पीछे इतना बड़ा टायर दरवाजे पे ही टिका रहता है, तो उसकी वजह से या ग्रीसिंग ख़त्म हो गई है उसकी वजह से, जो कि शांत गाड़ी में देखिए महसूस हो रहा है। जो प्रॉब्लम ग्रीसिंग डक के बाद इशू सॉल्व हो गया था। गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये हाफ खुले रहते हैं और आप दरवाज़ा खोल के तेज़ी से बंद करेंगे तो धब की नॉइस आती है। इस विंडशील्ड जो है हल्की लूज़ हो जाती है जब ये हाफ ओपन रहती है। तो क्योंकि इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ SUV वाले टायर, मोटे बम्पी वाले टायर दिए गए हैं, तो इसमें जितनी एवरेज हवा होनी चाहिए गाड़ी में उतना भरवाने के बाद भी अगर आप ख़राब रास्तों पे चलते हैं, देखिए टायर कितनी हवा होनी चाहिए दिया हुआ है। मानक के हिसाब से भी अगर मैं हवा डलवाता हूँ और ख़राब रास्तों पे चलता हूँ तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग और ये सब वाइब्रेशन है वो स्टीयरिंग पे फील होता है, गाड़ी ऐसे गड़गड़ करती है। ये देखिए गाड़ी ख़राब रास्ते पे देखिए 20-30 की स्पीड चल रही है, लेकिन उसका वाइब्रेशन और जो पत्थर के झटके हैं वो हैंडल पे पूरे महसूस हो रहे हैं अंदर तक। तो ये एक इसका थोड़ा इशू रहता है, लंबे समय तक आप इरिटेट हो जाएंगे। बाकी बाहर से कुछ ऐसा खास इशू है नहीं। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 4 मीटर से हल्की सी कम है, इसकी वजह से इस पर टैक्स कम लगता है। ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, सब 4 मीटर व्हीकल। गाड़ी स्कॉर्पियो से लगभग 1 फीट छोटी है। और एक फ़ायदा ये भी है इस गाड़ी का कि आपको ब्रेजा और नेक्सॉन के दाम में एक प्रॉपर 7 सीटर SUV का फील आ जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा है और ये रियर व्हील का क्या फ़ायदा है या नुकसान है, इसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा आपको पूरी डिटेल में। आइए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं। एक इशू इस गाड़ी का ये है कि जब आप लंबी दूरी तय करते हैं और स्टीयरिंग मोड़ते हैं या बहुत देर तक एक ही पोजीशन में पकड़े रहते हैं तो आपको ये बहुत हैवी फील होता है। असल में ये हैवी है भी। मैंने टियागो चलाई, ब्रेजा चलाई, पंच, उनकी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग इससे काफ़ी हल्की और स्मूथ है। उस मामले में ये थोड़ा हैवी फील करती है। गाड़ी में 3 सिलेंडर का 1500 सीसी का एमहॉक डीजल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 100 bh की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क। महिंद्रा का एक जो इशू रहा है कि गाड़ी स्टार्ट करते ही गियर नॉब आप देख सकते हैं पूरा वाइब्रेशन के साथ हिलता रहता है। लो फ्यूल की वार्निंग। हाँ, एक इशू इसका ये भी है कि जब गाड़ी में लो फ्यूल हो जाता है या गाड़ी जब रिज़र्व हो जाती है तो तेल जब एकदम कम हो जाता है तो यहाँ DPF इस क्लॉग की वार्निंग आती है। वो किस सेंस में आती है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन DPF इस क्लॉग्ड ऐसे कुछ लिखता है, जबकि DPF तो 10,000 किलोमीटर के आसपास पे ख़त्म हो सकता है। अभी तो 5800 किलोमीटर ही चली है। और एक बात का ध्यान रखें, DPF कहीं भी इधर उधर से न डलवाएँ। जब भी सर्विसिंग कराने जाएँ तो अपने सर्विस सेंटर पे ही DPF वगैरह डलवाएं। गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो 80 तक ही, मतलब आपके ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में गाड़ी है। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट से राइट तुरंत लेन चेंज करते हैं या टर्न लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपको फील होगा कि गाड़ी किसी एक साइड दब रही है या भाग रही है। वेलकम फीचर, जैसे मैंने फर्स्ट गियर गाड़ के अब नॉर्मल गाड़ी को भी मैं कहीं टेढ़े रास्तों से उतारता हूँ। सॉरी, हैंड ब्रेक इंगेज रह गया था। तो आप देखेंगे कि गाड़ी में बॉडी रोल है जो
देखिए पूरा मुझे हिला देता है। ख़राब रास्तों पे मतलब धीरे चलना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी बम्पी फील होती है। गाड़ी में कोई ख़ास सॉफ्ट मटेरियल कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, गाड़ी एकदम रफ़ एंड टफ। वैसे ठीक भी है, इस प्राइस रेंज पे आपको सारे फीचर्स लोडेड गाड़ी मिल जाती है, वो भी 7 सीटर। तो यहाँ तो महिंद्रा कॉस्ट कटिंग करेगा ही थोड़ा, जैसे ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़। बाकी एक दिक्कत ये भी है कि पीछे से दिखाता हूँ, गाड़ी में रियर एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं। तो ब्लैक कलर की कार है, अगर धूप में खड़ी रहती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है कूलिंग में। हाँ, अगर गाड़ी चलती हुई रहेगी तो जल्दी ठंडा होती है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है तो पीछे के साइड आती है जब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है, अच्छा भी है। लेकिन हाँ, ये है कि एक साथ 2 एडल्ट इसमें नहीं बैठ पाएंगे। चाइल्ड सीटें ही हैं, और एडल्ट अगर बैठते हैं तो किसी एक साइड ही। दोनों साइड अगर एडल्ट बैठते हैं तो लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीट्स काफ़ी छोटी हैं। दोनों पैसेंजर्स के पैर आपस में टकराने लगते हैं और थकान फील होती है। हाँ, स्कॉर्पियो में थोड़ा ठीक है इससे। हाँ, अगर गाड़ी को टेढ़े रास्तों पे अगर कहीं चढ़ा रहे हैं तो अगर एक टायर थोड़ा भी ग्रिप लूज़ करता है तो वो टायर वहीं पे घूमने शुरू हो जाता है, क्योंकि ये N10 मॉडल है। इसके ऊपर जो N10 ऑप्शनल आती है उसमें एक मल्टी लॉक डिफरेंशियल का फीचर आता है, जो MLD है, MLT बोलते हैं। वो नीचे जो ट्रांसमिशन है उसमें अलग अलग वो रहता है। अगर कोई एक टायर कहीं धंस गया या फंस गया है तो उसकी पावर वो दूसरे टायर में जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी आराम से क्रॉल करके बाहर निकल जाती है। वो गाड़ी N10 ऑप्शनल जो है वो ऑर्डर देने के बाद ही शोरूम्स में आती है। ये पहले से अवेलेबल थी तो वेटिंग पीरियड कम था इसका, तो हमने इसको ले लिया। गाड़ी का हुड खोल के दिखाता हूँ, इंजन। ये है महिंद्रा का 3 सिलेंडर का इंजन, 100 bhp और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। गाड़ी के हिसाब से तो पावर ठीक है, लेकिन अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं या थोड़ा गाड़ी खींच के चलाते हैं या टाइट पेडल चलाते हैं तो आपको एक पावर लैग फील होगा गियर में और इंजन के बीच में। आप जब 3rd गियर या 4th गियर डाल के गाड़ी एक्सलेट करेंगे तो हल्का सा गाड़ी समय लेती है। साउंड प्रूफिंग का अच्छा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इंजन नॉइज़ तो करता है, लेकिन इंजन नॉइज़ केबिन में कम आती है। वो जब गाड़ी 70-80 के ऊपर जाती है तो आपको वो चीज़ फील होगी अंदर। 80 के बाद अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं 100 की स्पीड से तो इंजन नॉइज़ थोड़ा अंदर आने लगती है, जिसकी वजह से अगर आप म्यूज़िक सिस्टम चला रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी, अंदर फील आने लगेगा, मतलब कि गाड़ी अब तेज़ हो गई है। बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम की तो नॉर्मल सा म्यूज़िक सिस्टम आता है, बेसिक सा केनवुड का, जो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि टॉप मॉडल अब अगर गाड़ी लेते हैं तो लगभग गाड़ी 13-14 लाख रुपए पहुंच जाती है। तो एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम तो मिलना ही चाहिए था। क्योंकि गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम है, आगे से पीछे तक सेम चेसिस पे है, तो जब गाड़ी ब्रेकर रखती है हाई स्पीड में या स्लो स्पीड में, या जो फ्लाईओवर के बीच बीच में वो लोहे की रॉड्स लगी होती हैं, तो गाड़ी का आगे का टायर तो आराम से जाता है, पीछे का टायर घटक घटक ऐसे तेज़ी से करके उसमें बम्प करता है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर 3rd रो में बैठा रहता है उसको आराम कंफर्ट कम हो जाता है। ऐसा हाई स्पीड पे ही होता है, लो स्पीड पे तो आप गाड़ी धीरे भी कर सकते हैं। गाड़ी में शॉकर्स तो अच्छे हैं, लेकिन पीछे से आगे तक एक ही चेसिस है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे से पीछे तक कनेक्टेड है। तो अगर आपने थोड़ा भी गाड़ी स्लो नहीं किया तो वो एक प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ ये भी है कि गाड़ी महिंद्रा ने अपनी जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन वो XUV और स्कॉर्पियन वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि ये जो थोड़ा पीछे के पिलर्स हो गए या हेडलाइट्स हो गए या ये मड गार्ड्स हो गए, ये देख सकते हैं आप, ये हल्का सा बाहर निकला हुआ, तो फिट एंड फिनिश गाड़ी की उस ओवरऑल एक इशू है। और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये जो पीछे वाला टायर ढकने वाला व्हील कैप ये भी पूरा नहीं दिया है इन्होंने, ये इतना सही रह गया।
हाँ, बेस्ट पार्ट ये है कि एसेसरीज़ के साथ मुझे ये चीज़ मिली, बम्पर जो गाड़ी से बाइक वाले जाम में कुछ ना भी ठोकते रहे वो कोई अंदर इशू नहीं करता। लेकिन एक बेकार चीज़ ये है कि मैंने सारी एसेसरीज़ ली, उसके बाद भी गाड़ी में मडगार्ड्स नहीं मिले हैं। ये देखिए यहाँ और आगे साइड, जिसकी वजह से गाड़ी पूरा कीचड़ पीछे तक एकदम फुट। फ्रंट साइड से तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन, नीचे इंजन गार्ड के लिए भी और साइड में मड गार्ड्स के लिए भी इतने एक्स्ट्रा लटके हुए दोनों साइड, ये तो अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था महिंद्रा बोलेरो नियो का कुछ मेजर इशू या प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी तक फेस की हैं, या मुझे ऐसा लगता है आपकी कार इससे अलग भी हो सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। इस गाड़ी के बारे में आप और क्या जानकारी जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्राइस रेंज पे आपको ये कार लेनी चाहिए या नहीं ये ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ये कार है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छाई हैं ज़रूर बताएं। गाड़ी की और वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।